Well, hey guys, welcome back my YouTube channel Love and Revenge Novel Book। गाइस मेरे इस चैनल पर आपको बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। प्लीज़ गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुन सकें। हमारी आज की कहानी है रुद्र और किट्टू, एपिसोड नंबर 18। किट्टू ने जब उंगलियों से हार्ट शेप बनाया, नील समझ गया कि किट्टू अवनी को बताना चाहती है कि एक हफ्ते पहले उसने अवनी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। नील एकदम से खड़ा हुआ और किट्टू के हाथ को पकड़कर कहने लगा, किट्टू मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अवनी समझ गई किट्टू उससे कुछ बताना चाहती है। अवनी ने भी किट्टू का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, किट्टू भाभी प्लीज़ मुझे बताओ ना, प्लीज़ मेरे बारे में नील क्या कह रहे थे, बताओ ना प्लीज़ भाभी बताओ ना। नील भी कंटिन्यू बोले जा रहा था, किट्टू मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ मत बोलो। तभी निहाल ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा, अवनी मैं बताता हूँ, यहाँ आओ। अवनी निहाल के पास जाती उससे पहले ही नील निहाल के पास आकर बैठ गया। नील ने निहाल के मुंह पर हाथ रखकर कहा, तू कुछ नहीं बताएगा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। नील ने निहाल के रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यार तुझे तो पता है ना, काले साई की वजह से मैं अपने कमरे में वैसे ही नहीं जाता, और तू क्या चाहता है मैं घर से भी चला जाऊं? प्लीज़ कुछ मत बता, प्लीज़। रुद्र उन सबकी नौटंकी देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। किट्टू रुद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद सबका नाश्ता कर लिया। निहाल और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गए। अब अवनी को यह बात खटकने लगी कि नील ने उसके बारे में क्या बोला था। अब बस किट्टू से जानना चाहती थी कि नील उसके बारे में क्या सोचता है। अवनी किट्टू के पास गई और कहने लगी, भाभी प्लीज़ बताओ ना, नील ने क्या कहा मेरे बारे में। किट्टू ने एक पेपर पेन लिया और उस पर कुछ लिख दिया। अवनी ने वह पेपर लिया और पढ़ने लगी। अवनी उसे थोड़ा ही पढ़ पाती उससे पहले ही नील ने वह पेपर अवनी से छीन लिया और वहां से भाग गया। अवनी भी नील के पीछे पीछे भागती रहती। नील कभी सोफे के पीछे, कभी बेड के पीछे, पूरे घर में भाग रहा था। अवनी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन नील ने वह पेपर अवनी को नहीं दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों पर चला गया। अवनी भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन अवनी का पैर फिसलने लगा। अवनी गिरने लगी। वह गिरती उससे पहले ही नील ने उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। नील का एक हाथ अवनी की कमर पर था और एक हाथ उसने ऊपर रखा था पेपर को पकड़े हुए। भागने की वजह से अवनी की सांसें तेज हो गई, जो नील की गर्दन पर पड़ रही थी। नील अवनी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था और उसे अवनी को लेकर फीलिंग्स आ रही थी। नील ने धीरे से अवनी के कान में कहा, अवनी तुम ठीक तो हो? अवनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने अवनी को अपने से थोड़ा दूर किया, लेकिन अवनी फिर से नील के करीब आ गई। उसने नील की टी शर्ट को नीचे खींचा और अपनी एड़ी उठाकर फिर से नील की खूब खुशबू महसूस करने लगी। करीबन 3-4 मिनट बाद अवनी ने नील की टी शर्ट को छोड़ा। अवनी भी एक टक नजर गार्डन में चला गया। नील भी अवनी को एक नजर देखकर गार्डन में चला गया। गार्डन में आकर नील बेचैन हो गया। नील इधर उधर बेचैनी से चक्कर लगाने लगा, खुद से बातें करने लगा। यह फीलिंग बहुत गलत है, अवनी की लाइफ खराब नहीं कर सकता। अवनी ने खुद से कहा, अवनी मेरे बारे में जानती ही क्या है, कुछ नहीं जानती। उसे कल जब मेरे बारे में पता चलेगा तो उसके पेरेंट्स कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अवनी के पेरेंट्स पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें अगर मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा तो वह बिल्कुल भी अवनी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे लड़के से कर दे। नहीं, मुझे अवनी से दूर रहना होगा और अवनी की भलाई इसी में है। इधर रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने कैबिन में आंखें बंद कर कर बैठा हुआ था। तभी रुद्र का मैनेजर धीरज कुछ पेपर लेकर आया। धीरज ने पेपर टेबल पर रखते हुए कहा, सर आपने जो पेपर बनवाने के लिए कहा था बनवा दिए हैं। रुद्र ने धीरे से आंखें खोली और फिर पेपर की तरफ देखकर वह किट्टू और
रुद्र के डाइवोर्स पेपर थे। रुद्र ने पेपर उठा लिए और धीरज को देकर कहा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। धीरज ने केबिन से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया निहाल की नज़र उस पर पड़ गई। निहाल ने कहा, तुम रुद्र के लिए और किट्टू के डाइवोर्स पेपर देकर आए हो रुद्र को? धीरज ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल ने ना में गर्दन हिलाते हुए रुद्र के कैबिन की तरफ चला गया। निहाल कैबिन में आया और रुद्र को देखने लगा। रुद्र अभी भी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा हुआ था। रुद्र ने कहा, मुझे देखने से मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। निहाल ने कहा, मैं जानना भी नहीं चाहूँगा डिसीजन बदले। निहाल ने आगे कहा, पर मैं देख रहा हूँ तुझे किट्टू को डाइवोर्स देने में जोर बहुत पड़ रहा है। किट्टू को लेकर दिल में फीलिंग्स आ गई तो तू इस फीलिंग्स को दबा रहा है सिर्फ इसलिए कि वह बोल नहीं सकती। रुद्र ने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली और बिना आंखें खोले ही कहा, जो समझना है समझ लो, लेकिन किट्टू और मेरा डाइवोर्स पक्का है। निहाल ने मन में सोचा, एक ट्राई कर देखता हूँ। निहाल ने कहा, दादा दादी से क्या कहेगा, किट्टू को डाइवोर्स क्यों दे रहा है? रुद्र ने अब तक आंखें नहीं खोली। उसने कहा, जो सच है वही बताऊंगा। मैंने किट्टू को 3 महीने टॉर्चर किया। अब मैं टॉर्चर करके थक गया तो उसके बाप के पास उसे वापस छोड़कर आ गया। निहाल ने कहा, और तुझे लगता है दादा दादी तुझे माफ़ कर देंगे? रुद्र ने अपनी आंखें खोली और निहाल का चेहरा देखते हुए कहा, हाँ पता है नहीं करेंगे माफ़, लेकिन उनकी माफ़ी के लिए मैं अपने मकसद को नहीं भुला सकता। निहाल ने कहा, दादाजी ने तुझे कई बार कहा है कि यह बदला छोड़ दे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, अपनी ज़िंदगी में सेटल होने की सोच, लेकिन तू नहीं, दादाजी की एक बात भी नहीं मानता, बस बदला बदला यही सब करता रहता है। रुद्र को अब गुस्सा आ गया और उसने निहाल की तरफ देखकर कहा, जब पापा ने खुद को गोली मारी थी ना, तब मैं उनके सामने था, दादाजी नहीं थे। उन्हें खून में मैंने देखा था, दादाजी ने नहीं देखा था। उन्हें तड़पते हुए मैंने देखा था, दादाजी ने नहीं देखा था। पापा की आंखों में दुख और बेबसी मैंने देखी थी, दादाजी ने नहीं देखी थी। उन्हें तिल तिल कर मरते हुए मैंने देखा था, दादाजी ने नहीं देखा था। अगर दादाजी देख लेते तो वह खुद सोमनाथ राठौड़ को मार देते। निहाल रुद्र की हालत समझता था, इसलिए उसने अब रुद्र से ज़्यादा बहस करनी जरूरी नहीं समझी। इसलिए वह भी उठा और गुस्से में अपने केबिन में आ गया। रुद्र ने पेपर वेट लिया और गुस्से में एलईडी पर मार दिया। निहाल अपने कैबिन में गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी उनका मैनेजर अंकित आया। अंकित ने कहा, सर आपने जो नव्या मैम के साथ उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। निहाल ने कहा, हाँ बताओ कौन है वह लड़का? अंकित ने कहा, सर उस लड़के का नाम चिराग है, पेरिस से आया है, नव्या मैम के कॉलेज में ही पढ़ता है। नव्या मैम और चिराग 2 महीने पहले एक पार्टी में मिले थे। चिराग ने नव्या को प्रपोज किया और नव्या ने हाँ कर दी थी। अब नव्या चिराग को शादी करने के लिए प्रेशर डाल रही है और चिराग नव्या से शादी ना करने के बहाने ढूंढता है। निहाल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन दोनों का रिलेशन किस हद तक आगे गया है? अंकित ने कहा, सर नव्या रुद्र सर की बहन है, उन्हें अपने लिमिट्स पता है, उन दोनों के बीच में फिजिकल कुछ नहीं है। निहाल ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे उसका फैमिली बैकग्राउंड ला कर दो, कौन है, इसके पापा क्या करते हैं, बेसिकली कहाँ से हैं, सब कुछ। अंकित ने हाँ में गर्दन हिलाई और निहाल के कैबिन से चला गया। निहाल ने अपने कैबिन में बैठे हुए मन में कहा, यह नव्या पता नहीं किस लड़के के चक्कर में पड़ गई, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं दादी को क्या जवाब देगी। निहाल ने अपना मोबाइल निकाला, उसमें एक फोल्डर था जिसमें बस नव्या की ही फोटो थी। निहाल ने अपने आंखें बंद की। फ्लैशबैक 3 साल पहले की बात है। नव्या का स्कूल खत्म हो गया था। आज नव्या की फेयरवेल पार्टी थी। नव्या ने एक पीच कलर की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी, हल्का सा मेकअप, खुले बाल, कानों में इयररिंग्स और हाथ में पर्स लेकर दादी के पास आई। नव्या ने इतराकर दादी से कहा, दादी जरा देखना, लग रही हूं ना मैं बहुत सुंदर? दादी ने उसकी बलाई लेते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी नव्या तो बहुत सुंदर लग रही है। अब तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया है और तुम कॉलेज जाओ। नव्या ने कहा, दादी लेकिन मुझे पार्टी में ड्रॉप कौन करेगा?
तभी निहाल मेन गेट से अंदर आया। दादी ने निहाल को देखकर कहा, नील तो नहीं है, चलो तुम इसके साथ चली जाओ। निहाल ने एक नज़र नव्या को देखा तो देखता ही रह गया। वैसे तो निहाल बचपन से ही नव्या को देख रहा था, लेकिन आज उसके देखने का नज़रिया बहुत अलग था। उसके अंदर नव्या को देखकर कुछ फीलिंग्स पनप रही थी। निहाल नव्या को ही देखता रहता। दादी ने उसे कुछ कह रही थी, इस बात का ध्यान निहाल को नहीं था। दादी ने निहाल की बाजू पकड़कर हिलाकर कहा, निहाल निहाल, मैं कुछ बोल रही हूँ। निहाल ने अपनी पलकें झपकाई और दादी की तरफ देखकर कहा, हाँ दादी, बताइए। दादी ने कहा, आज नव्या के स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, इसे ले जा, आज इसका लास्ट दिन है, मिल लेगी सबसे। निहाल ने हाँ में गर्दन हिला दी और नव्या को लेकर उसके स्कूल चला गया। नव्या गाड़ी से उतरी तो उसकी साड़ी का पल्लू निहाल की वॉच में अटक गया। नव्या अपने पल्लू को निहाल की वॉच से निकाल रही थी, पर वह निकल नहीं रहा था और इस दौरान निहाल कंटिन्यू नव्या को देखे जा रहा था। निहाल को आज नव्या को देखकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। साड़ी में नव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी और निहाल उसकी खूबसूरती निहार रहा था। बहुत देर तक जब नव्या का पल्लू निहाल की वॉच से नहीं निकला तो नव्या ने कहा, निहाल जी, देखना यह निकल नहीं रहा है, आप अपनी वॉच उतार कर मुझे दे दीजिए, मैं पल्लू निकाल कर आपकी वॉच आपको दे दूंगी। निहाल ने अपनी वॉच निकाल कर नव्या को दे दी और नव्या स्कूल के अंदर चली गई। निहाल नव्या को जाते हुए देख रहा था। तभी निहाल की नज़र कार की सीट पर गई जहाँ पर नव्या बैठी थी। उस पर नव्या का ब्रेसलेट गिर गया था। निहाल ने ब्रेसलेट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। निहाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद निहाल को नव्या के लिए फीलिंग्स और ज़्यादा आने लगी। निहाल अपने फीलिंग्स को दबाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह चोर नज़रों से नव्या को देखता रहता। निहाल ने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहता। जब निहाल को यह महसूस हो गया कि वह अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं छुपा सकता, तो वह अपने लिए विला में शिफ्ट हो गया। दादी ने निहाल को रोकने की बहुत कोशिश की। दादी ने कहा, निहाल बेटा, वहाँ अकेला रहेगा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुझे? तू सारे बच्चे साथ रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मत जा निहाल अपनी दादी को छोड़कर। निहाल ने कहा, दादी, एक ना एक दिन तो मुझे अपने घर शिफ्ट होना ही है और अवनी तो है ना आपके साथ, मैं तो आता जाता रहूँगा, वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास ही पड़ता है, प्लीज़ दादी जाने दीजिए ना, आपसे मिलता आया जाया करूँगा। दादी का मन नहीं था निहाल उसके पास से चला जाए, लेकिन निहाल जानता था कि अगर वह वहाँ रुका तो नव्या के लिए उसका प्यार बढ़ता जाएगा। इसलिए दादी के लाख मना करने के बाद भी निहाल अपने विला में शिफ्ट हो गया। अब निहाल प्रताप हाउस कम ही जाया करता था ताकि वह नव्या से दूर रहे। फ्लैशबैक एंड। निहाल ने नव्या की फोटो देखते हुए कहा, जितना तुमसे दूर जाने की सोचता हूँ उतना ही तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि यह चिराग नाम का लड़का अच्छा है, फिर खुद रुद्र से तुम्हारी और चिराग की शादी की बात करूँगा। निहाल ने नव्या की फोटो को टच करते हुए कहा, थोड़ा मुश्किल है तुमसे दूर जाना, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। निहाल और नील की हालत सेम थी। वह दोनों दादी की नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे। बस फ़र्क इतना था, अवनी नील को प्यार करती थी और नव्या चिराग को प्यार करती थी। शाम को जब रुद्र और निहाल ऑफिस से आए तो सब गार्डन में बैठे हुए थे। निहाल भी जाकर अवनी, नील और किट्टू के पास गार्डन में बैठ गया, लेकिन रुद्र वहां नहीं रुका। रुद्र सीधा अपने कमरे में आ गया। किट्टू को रुद्र को देखकर बेचैन हो गई। उसका मन था कि वह रुद्र के पास जाकर एक बार पूछ ले कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, लेकिन किट्टू में इतनी हिम्मत नहीं कि वह रुद्र के पास चली जाए। रुद्र ने कभी किट्टू को अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया था और इसी वजह से किट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रुद्र के पास चली जाए। रात को सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, लेकिन रुद्र नहीं था। किट्टू ने नील की तरफ देखकर जैसे कह रही हो, रुद्र जी को भी बुला दीजिए। नील समझ गया और वह रुद्र को बुलाने के लिए कमरे में चला गया। नील ने रुद्र को देखकर कहा, डिनर लग गया है, तू भी आजा, खाना खा ले, किट्टू बुला रही है। रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने नील की तरफ बिना देखे कहा,
मुझे भूख नहीं है, तुम सब खा लो, भूख लगेगी तो मैं खुद लेकर खा लूँगा। नील इतना तो समझ रहा था कि रुद्र अपने आप से लड़ रहा है, इसलिए नील उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और चुपचाप नीचे आ गया। नीचे आकर नील ने किट्टू से कहा, रुद्र को भूख नहीं है, वह नहीं खाएगा। किट्टू मन ही मन बोली, रुद्र जी कुछ भी नहीं खाया, मैं उन्हें खाना देकर आऊं तो गुस्सा तो नहीं करेंगे। करीब 11 बजे किट्टू ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और रुद्र के कमरे में गई। किट्टू ने थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो रुद्र कमरे में नहीं था। किट्टू ने एक राहत की सांस ली। किट्टू ने प्लेट में रखे कमरे में रख दी और उसके नीचे एक चिट रखी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। किट्टू को लगा रुद्र ने उसे देखा नहीं, लेकिन रुद्र उसे बालकनी में बैठा हुआ देख रहा था। रुद्र ने मन में कहा, किट्टू तुम मत दो खुद को इतनी तकलीफ, पछताओगी, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। रुद्र बालकनी से कमरे में आया, उसने चिट उठाकर रीड की। उसमें लिखा हुआ था, रुद्र जी मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं, जरा टेस्ट करके बताइए अच्छे बने हैं या नहीं। चिट पढ़कर रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, खरगोश बहुत स्मार्ट बनती हो खुद को, पर हो नहीं, यह नया तरीका ढूंढा है खाना खिलाने का। रुद्र ने प्लेट का ढक्कन उठाकर देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और प्लेट उठाकर राइस खाने लगा। किट्टू भी उसे चुपचाप कमरे के गेट से देख रही थी। जब किट्टू को यकीन हो गया कि रुद्र खाना खा लेगा तो वह अपने कमरे में आकर सो गई। रुद्र ने खाना खाकर प्लेट साइड में रखी और हाथ पोंछते हुए कहा, काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती, खरगोश तुम रुद्र की बाहों में होती। फिर रुद्र भी एक मीठी स्माइल के साथ सो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस। मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।